एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सायोन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे हीजू के फादर के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है। सायोन का नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, इसलिए इसे कॉल आया था। सायोन कहता है कि वो आ रहा है और ये कहकर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हीजू पुलिस वालों के साथ किडनैपिंग का रिपोर्ट फाइल कराने जा रही थी। तभी सायोन वहाँ आ जाता है। वो पुलिस वालों को कहता है कि वो खुद आकर कंप्लेन फाइल कर देगा। इस पर पुलिस वाला पूछता है कि उसका हीजू से क्या रिलेशन है। तब सायोन बताता है कि हीजू उसकी वाइफ है। वो पुलिस वालों को ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। ये कहकर वो हीजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। कार में सायोन हीजू को बताता है कि नर्स ने उसे कॉल करके किडनैपिंग के बारे में बताया। वो ये भी कहता है कि अब वो हॉस्पिटल सेफ नहीं है, हमें उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। वो हीजू से कहता है कि डोंट वरी, मैं इन सब का ख्याल रखूँगा। ये सब सुनकर हीजू इमोशनल होकर रोने लगती है। रोते वक्त हीजू आवाज़ निकालने से खुद को रोक नहीं पाती। तब ये सुनकर सायोन कहता है कि ओह, तो तुम ये आवाज़ निकाल सकती हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है रो लो। ये कहकर वो हीजू को हैंकी निकाल कर देता है। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में गई होती है। उसकी नज़र वहाँ सांगवू पर पड़ती है। इस पर वो सांगवू से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुम कहीं यहाँ मेरा पीछा करते हुए तो नहीं आ गए। डोंट वरी, हम दोनों कुछ ही दिनों में एक साथ एक साइट सीइंग करने जा रहे हैं। इस पर सांगवू उसकी तरफ देखता है। तब यूरी कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर दोनों लंच करने लगते हैं। फिर यूरी सांगवू को कहती है कि मुझे पता चल गया है कि हीजू तुम्हारी सीक्रेट क्रश है। ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे। इस पर सांगवू कहता है कि मुझे भी पता चल गया है कि जिसकी तुम फ़ैन हो वो सायोन है। तब यूरी बताती है कि वो शुरू से सायोन की फ़ैन नहीं थी। जब वो पहली बार चोंगवोंग डेली न्यूज़ में एज अ न्यूज़ एंकर अपॉइंट हुई थी, तब सायोन ने एज अ गुड कलीग उसकी बहुत हेल्प की थी। फिर सायोन ने एंकरिंग की जॉब छोड़ दी और वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एज अ स्पोक पर्सन अपॉइंट हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायोन हीजू को लेकर अपने पेरेंट्स के घर आया होता है। वो हीजू को बोलता है कि उससे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि कोई है जो हर जगह मेस क्रिएट कर रहा है, कभी उसके ऑफिस में, कभी कार में और अब हीजू के फादर के नर्सिंग होम में। उसने अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन एक बार जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी तो पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी। इसलिए वो हीजू से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम बता दो। पर हीजू उसे कुछ नहीं बताती। फिर सायोन हीजू को खाना देकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। वो हीजू को कहता है कि खाना खाकर रेस्ट करे, फिर वो भी आ जाए। जब सायोन अपने पेरेंट्स के पास जाता है तब वो हीजू के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है और क्यों नहीं आई। तब सायोन बताता है कि उसकी तबीयत सही नहीं है। सायोन के फादर इस पर हीजू को बुलाने को कहते हैं। तब सायोन कहता है कि आपको तो मुझसे बात करनी थी, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। यहाँ हम क्लियरली देख पाते हैं कि सायोन और उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। इधर हीजू सोकर उठती है और वो अपना फ़ोन चेक करती है। वो सोने की वजह से लेट हो गई थी। वो जल्दी जल्दी अपने इन लॉज के पास जाती है। इधर सायोन के फादर बताते हैं कि सभी के इलेक्शन कैंपेन में उनकी फैमिली भी उनके साथ है और वो सायोन को भी अपना साथ देने को कहते हैं। वो बातों ही बातों में हीजू को काफ़ी बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं कि हीजू के फादर ने जानबूझकर अपनी एल्डर डॉटर की शादी सायोन से नहीं कराई, क्योंकि उन्हें डर था कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। उनकी जगह अपनी फ्लॉट डॉटर की शादी उन्होंने सायोन से करा दी। इस पर सायोन बाहर जाता है और एक पपराजी का कैमरा लेकर आता है, जिससे सायोन के फादर ने आज इवेंट को छुपकर कवर करने को कहा था, पर सायोन ने आते वक्त उसे देख लिया था। सायोन इस बात पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था। वो वहाँ से हीजू को लेकर जाने लगता है। इस पर उसके फादर गुस्से में उनकी तरफ एक ग्लास फेंक कर मारते हैं, पर सायोन हीजू को बचा लेता है। फिर सायोन और उसके फादर के बीच में काफ़ी आर्गुमेंट्स होते हैं और सायोन हीजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम हीजू और सायोन को एक साथ लिफ्ट में देखते हैं। सायोन हीजू के हाथ को टाइटली पकड़ा होता है। वो हीजू से कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करना, उनकी बातों को सीरियसली मत लेना। फिर हम दोनों को एक साथ घर पर देखते हैं। घर आकर हीजू डिसाइड करती है कि अब वो किडनैपर वाला गेम कंटिन्यू नहीं करेगी। वो फोन को डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है। तभी सायोन आता है। उसे लगता है कि हीजू कचरा फेंकने जा रही है। इस पर वो कहता है
कि लाओ मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा। तभी हीजो का फोन बजता है और वो रूम में चली जाती है। फोन हीजो के फ्रेंड्स का होता है। वो उसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गुड लक विश कर रही होती हैं। जब फोन डिस्कनेक्ट करके हीजो पीछे मुड़ती है तब सायोन वहाँ खड़ा होता है। वो भी उसे गुड लक विश करता है। तब हीजो पूछती है कि सिलेक्शन के बाद वो फैमिली को कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि ये जानकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस पर सायोन कहता है कि कब तक तुम एक ओबीडियंट चाइल्ड बनकर रहोगी, अपना डिसीजन खुद लेना सीखो। यह कहकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सायोन को ऑफिस आते हुए देखते हैं। यहाँ दोजी और यांगवू दोनों ही अपने अपने चेयर से उठ खड़े होते हैं और वो सायोन को कुछ रिपोर्ट करने जाते हैं। उन दोनों में कंपटीशन होता है कि पहले कौन रिपोर्ट करेगा। फिर सायोन दोजी को अंदर बुलाता है। इस पर यांगवू जेलस होता है। दोजी भी यांगवू को जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर सायोन के रूम का कर्टन गिरा देता है ताकि यांगवू कुछ भी ना देख सके। दोजी बताता है कि वो किडनैपर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो सांगवू के बारे में भी बताता है कि वो आजकल HBC न्यूज के साथ क्राइम रिपोर्टिंग का काम कर रहा है। दोजी के जाते ही यांगवू अंदर आता है। वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट को सायोन को देता है। अगले सीन में हम हीजो का इंटरव्यू देखते हैं। यहाँ सायोन का वीडियो प्ले होता है। हीजो को उसे सुनकर रियल टाइम में साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना होता है। वो काफी फास्ट इंटरप्रेट कर रही होती है। कभी कभी वो सायोन के बोलने से पहले ही इंटरप्रेट कर देती है। इस पर सायोन क्यूरियस हो जाता है कि वो पहले ही कैसे इंटरप्रेट कर पा रही है, इसलिए वो खुद इंटरव्यू लेने आ जाता है। तब वो हीजू से इसके बारे में पूछता है। तब हीजू बताती है कि उसने इन सारी वीडियोस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। फिर सायोन कहता है कि अभी वो जो कुछ बोलेगा क्या हीजू उसे इंटरप्रेट कर पाएगी। फिर हीजू उसे रियल टाइम में भी इंटरप्रेट करके दिखाती है। फिर इंटरव्यू खत्म हो जाता है। हीजू सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कैंडिडेट होती है। सायोन बाहर आकर स्माइल कर रहा होता है। वो हीजू के परफॉर्मेंस से काफी खुश लग रहा था। अगले सीन में हम ईना को देखते हैं, जो कि हीजू की एल्डर सिस्टर होती है। वो फॉरेन से आई होती है। फिर हम हीजू को देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने गई होती है। वो बताते हैं कि सायोन यहाँ आया था और उसने कहा कि आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी कीमत पर उनको और हीजू को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर हीजू इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम मिस्टर यांगवू को सायोन के ऑफिस में देखते हैं। वो यहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करने आया था। वो बताता है कि हीजू की परफॉर्मेंस उसे अच्छी लगी, उसने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। तब सायोन बोलता है कि हाँ, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। इस पर यांगवू चौंक जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। फिर सायोन की नजर कैंडिडेट के लिस्ट पर जाती है। यहाँ उसे हीजू का फोटो दिखता है, जिससे उसे पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है। जब हीजू के घर पर पार्टी थी, सायोन और उसकी फैमिली भी वहाँ गए होते हैं। सायोन की मदर उसे कहती है कि मेरे बेटे को फिश खाना बहुत पसंद है। ये कहकर वो सायोन को एक प्लेट में फिश निकाल कर देती है और उसे खाने को कहती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सायोन इनका रियल सन नहीं है। इन लोगों ने अपने रियल सन को सायोन से रिप्लेस कर दिया है। रियल स्टोरी हमें आगे दिखाया जाएगा। सायोन यहाँ वो फिश खा लेता है, फिर अपनी मदर के जाते ही वो वॉमिट कर देता है। फिर वो नीचे देखता है, जहाँ हीजो की मदर उसे खाने को लेकर डांट रही होती है। वो कहती है कि अपने सिस्टर से सीखो कि कैसे खाया जाता है, और वो हीजो के हाथ से प्लेट लेकर चली जाती है। फिर सायोन वहाँ आता है और उसे अपना खाना दे देता है। यहाँ दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। यहाँ सायोन हीजो की फोटो को देखते हुए कहता है कि हीजो तुम इतनी बड़ी कब हो गई। तभी उसी वक्त उसे हीजो का मैसेज आता है, जो उसे थैंक यू बोल रही थी अपने फादर का हॉस्पिटल चेंज करने के लिए। सायोन मैसेज देखकर स्माइल करता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीजू को ईना का मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि ईना वापस आ गई है। इससे हीजू सैड हो जाती है। फ्लैशबैक में हम सायोन और हीजू के वेडिंग से पहले का सीन देखते हैं। जब ईना वेडिंग छोड़कर चली गई थी, तब हीजू शादी करने से मना कर रही थी, पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें आइडिया है कि हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और हमारे पास मौका है कि हमारा रिलेशन फ्यूचर प्रेसिडेंट से हो जाएगा। यह कहकर वो काफी खुश लग रही होती हैं, पर हीजो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हीजो को ये भी याद आता है कि सायोन ने उसे वेडिंग डे पर कहा था कि तुम वे वेडिंग रिंग संभाल कर रखना जब तक इसकी रियल ओनर वापस नहीं आ जाती। अब क्योंकि ईना वापस आ गई थी और हीजो को लगता है कि ईना ही इस रिंग की रियल ओनर है और उसे सायोन से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, इसलिए वो दोबारा डस्टबिन से किडनैपर वाला मोबाइल निकाल लेती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सायोन यूरी को कॉल करता है और सांगवो के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुम उसके साथ क्राइम शो में काम कर रही हो, तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसा पता है जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। यूरी उसे बताती है कि हाँ, वो एक ऑर्फेनेज में रहता था, वो वहीं पला बढ़ा है। ऑर्फेनेज से सायोन को नूरी ड्रीम सेंटर याद आता है। इस पर यूरी कहती है कि हाँ, ऑर्फेनेज का नाम नूरी ड्रीम सेंटर ही है। यूरी पूछती है कि तुम उसका बैकग्राउंड चेक क्यों कर रहे हो। इस पर सायोन कोई आंसर नहीं देता और फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर हीजू सायोन को किडनैपर के मोबाइल से कॉल करती है। हीजू सायोन से कहती है कि तुमने पूछा था कि हीजू को डाइवोर्स देने से मुझे क्या मिलेगा। डाइवोर्स के बाद ईना तुम्हारी फैमिली में वापस आ सकती है, जो कि तुम और तुम्हारी फैमिली चाहते हैं। हीजू तो वैसे भी एक रिप्लेसमेंट थी। इस पर सायोन कहता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। डिसअपियर होने से पहले लास्ट पर्सन जो ईना से मिला था वो मैं था। हमारे बीच में एक डील हुई थी और ईना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बन सकती। आई थिंक अब तुम्हारे पास कोई मोटिव नहीं बचा है ब्लैकमेल करने का, राइट। ये सुनते ही हीजू फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और वो सोचने लगती है कि क्या डील हुई होगी इनके बीच। तभी वो सायोन के आने की आहट सुनती है और जल्दी से फोन को किचन में छुपा देती है। सायोन उसके पास आता है और इंटरव्यू के बारे में बात करता है। वो हीजू को अंडर एस्टिमेट करने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है यू डिड अ ग्रेट जॉब। वो कहता है कि मैं कल चोंगवुंग डेली न्यूज के एनिवर्सरी इवेंट में जा रहा हूँ। हीजू सोचती है कि सायोन को शायद पता चल गया है कि ईना वापस आ गई है, इसलिए वो जा रहा है। अब हम ब्यूटी पार्लर का सीन देखते हैं जहाँ सायोन की मदर प्रेजेंट थी। तभी वहाँ हीजू की मॉम भी आती हैं। वो कहती है कि आज बहुत स्पेशल डे है, तो मुझे अच्छे से रेडी करना। इस पर सायोन की मॉम कहती हैं कि क्या आप लोग इस तरह एक रूम में 2 लोगों को सर्विस देते हैं। वो हीजू की मॉम को बाहर वेट करने को कहती है, पर हीजू की मॉम कहती है कि हम लोग तो एक फैमिली है। ये कहकर वो दूसरे चेयर पर जाकर बैठ जाती है। इस पर सायोन की मॉम गुस्से में बाहर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है इवेंट के दिन, जहाँ केक कटिंग हो रही थी। तभी वहाँ हम हीजू को आते हुए देखते हैं। उसकी मॉम उसे वॉशरूम में ले जाती है। वहाँ उसे पूछती है कि तुम्हारे फादर का हॉस्पिटल चेंज किसने किया। इस पर हीजू कहती है कि आपके सन इन लॉ ने किया है। इस पर उसकी मॉम गुस्सा करती है कि सायोन को तुम्हारे रियल फादर के बारे में कैसे पता चल गया। वो ये भी कहती है कि अब वो हीजू के फादर का ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठाएंगी। वो जाते जाते हीजू का जैकेट भी हटा देती है, जिससे उसका ड्रेस काफी रिवीलिंग दिखने लगता है। हीजू वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि सायोन कुछ लड़कियों से बात कर रहा है। ये देख वो जेलस फील करने लगती है और वाइन का एक ग्लास लेकर वहाँ से चली जाती है। वो छत पर जाकर सायोन को किडनैपर के मोबाइल से कॉल करती है। वो कहती है कि जब ईना की जगह तुमने हीजू से शादी की तब तुम्हें कैसा लगा था। वो तो एक ग्लूमी लड़की है जिसके पास कोई सोशल स्किल भी नहीं है। वो तो एक सप्लीमेंट्री पेज है जिसने ईना की जगह ली है। इस पर सायोन कहता है कि हीजू ग्लूमी नहीं है, वो अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। उसमें सोशल स्किल्स की भी कमी नहीं है। उसने पैसे के लिए शादी नहीं की, उसने बस अपनी मदर का कहना माना है। जब मैं अपने पास ग्रीडी लोगों से घिरा हुआ था तब उसके पास होने से मुझे शांति मिलती है। और हीजू कोई सप्लीमेंट्री पेज नहीं है, वो एक ब्रांड न्यू लैंग्वेज है। इसलिए तुम मेरे वाइफ के बारे में ऐसे बातें नहीं कर सकते। तब हीजू पूछती है कि फिर तुम क्यों ऐसा बिहेव करते हो जैसे वो तुम्हारे लिए इनविजिबल है। ये कहते हुए जैसे ही हीजू पीछे मुड़ती है वो वहाँ सायोन को खड़ा देखती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सायोन पुलिस स्टेशन गया था तो वहाँ उसने डैश कैम की रिकॉर्डिंग को भी देखा था और उसे पता चल गया था कि हीजू बोल सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही के ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।